नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हिंदी का वर्णमाला आपकी पूरी करा दी गई। वर्णमाला के बाद शब्दकोश आपका पूरा करा दिया गया और आपसे बोला था कि लाइव टेस्ट लिया जाएगा, तो नेट की कनेक्टिविटी की वजह से आपका टेस्ट नहीं लिया गया। सैटरडे या संडे तक नेट की कनेक्टिविटी पूरी हो जाएगी, तब या सैटरडे में या संडे में शाम के टाइम आपका लाइव टेस्ट जरूर लिया जाएगा। लेकिन तब तक आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शब्द वर्णमाला पूरी होगी, उसके बाद शब्दकोश पूरा हो गया और अगले टॉपिक का नाम है शब्द। वो पूरी व्याकरण का लगभग 50% हिस्सा इस शब्द के अंतर्गत ही आएगा भाई। तो आज शब्द पढ़ेंगे, बड़ी शिद्दत के साथ शब्द पढ़ोगे। एक चीज बड़ी ध्यान से समझते रहेंगे। शब्द क्या है? तो शब्द क्या है पहले समझोगे। शब्द क्या है? जो भाषा है, हमारी भाषा जो शब्द है वो संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है। जो भाषा है वो संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है बोलना। अब ध्यान से समझोगे। हम अपने अपने आचार विचारों को प्रस्तुत करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जब हम बोल रहे, हम हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू जो भी भाषा है, तो बोलकर जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो जिस भी माध्यम तक वो किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा किससे ली गई? भाष शब्द से, जिसका अर्थ है बोलना। अब बात करें भाषा की, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई दो प्रकार से ली जाए भाई। अगर बात करें उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है भाई। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। और अगर लेखन की दृष्टि से बात करें, तो लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अतः भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। अगर लेखन के आधार पर पूछा तो वर्ण, और अगर उच्चारण के आधार पर पूछा तो ध्वनि देंगे। अगर दोनों ऑप्शन में आए और ना लेखन दिया ना उच्चारण, तो आंसर ध्वनि दोगे, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि उच्चारण के आधार पर है, और अगर लेखन के आधार पर पूछ लिया तो आंसर वर्ण दोगे। अब बात करें शब्द की, नुक्ता वर्णों के मेल से दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, वर्णों के सार्थक भी लिखो भाई, सार्थक मेल से बनी ध्वनि शब्द कहलाती है। तो हम पढ़ रहे थे शब्द का क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से जो ध्वनि बनेगी उस नाम शब्द कहेंगे। अर्थात वर्णों का व्यवस्थित रूप जो आएगा वो शब्द कहलाएगा, जिसमें दो या दो से अधिक वर्ण शामिल होंगे। अब यह चीज समझोगे, जो शब्द है जब तक स्वतंत्र, यानी शब्द की अगर बात कर लें तो ये महल शब्द है। कोई शब्द लिख दिया हमने महल, ये थे वर्ण मैं है और ल, ये वर्ण थे, और वर्णों के मेल से दो या दो से अधिक वर्ण मिल गए, और मिलने के बाद जो बना एक सार्थक शब्द बना, सार्थक ध्वनि बनी। सार्थक का मतलब इसका कोई ना कोई अर्थ होगा। इसका अर्थ है महल दे दिया, तो वह महल किससे बना? वर्णों के मेल से, और वर्णों के मेल से तो ध्वनि उत्पन्न हुई है, क्या है? शब्द। और शब्द की अगर बात कर लें, जब तक यूं महल अकेला है, स्वतंत्र रूप से काम कर रहा, तब तक ये शब्द है। और जब इस शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दें, तब यू शब्द नहीं वाक्य का पद बन जाता है। जैसे राजा महल में रहता है, राजा महल में रहता है, यहां केवल लिख रखा था हमने महल, तो महल था एक शब्द। और जब तक शब्द स्वतंत्र है, अकेला है, तब तक वो शब्द है। जब हम शब्दों ने वाक्य में प्रयोग कर दें, अब यू वाक्य में प्रयोग कर दिया गया तो शब्द नहीं रहा, तो भी वाक्य का
पद बनेगा। और ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट किया गया कि शब्दों का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं तो वे वाक्य के पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वाक्य के पद। और यहां तक भी एक क्वेश्चन पूछा गया भाई, वाक्य के पद कहलाते हैं। अगर बात करें शब्द की, अभी आया थोड़ा सा, शब्द क्या आया? शब्द अगर स्वतंत्र रूप से, यदि शब्द स्वतंत्र है, शब्द स्वतंत्र है तो वह शब्द है, वह शब्द है। परंतु जब शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है, जब शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है, वाक्य में किया जाता है तो वह पद कहलाता है, तो वह पद कहलाता है। जैसे करके लिख दोगे, हमने लिखा था महल, तो महल तो एक शब्द है क्योंकि वो स्वतंत्र है। और जब इसका वाक्य में प्रयोग कर देंगे, राजा महल में रहता है, अब यू शब्द नहीं वाक्य का पद बन गया भाई। और यही चीज समझानी थी, शब्द में और पद में अंतर क्या है। जब तक शब्द स्वतंत्र है तब तक वो शब्द है, और जब शब्द का प्रयोग वाक्य में करेंगे तो वाक्य का पद कहलाएगा। अब ध्यान से समझोगे, दो या दो से अधिक जैसे पदों ना जोड़ोगे तो यू कहलाओगा पदबंध कहलाता है। अतः भाषा की जो इकाई है वह चीज पूछी गई अंत। ध्यान से समझोगे, सबसे छोटी इकाई क्या थी? वर्ण या ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ध्वनि या वर्ण। इस तब बड़ी इकाई की अगर बात कर लें तो इस तब बड़ी इकाई क्या है? शब्द, क्योंकि सब वर्णों के मेल तक क्या बना? शब्द। शब्द का जब वाक्य में प्रयोग कर दें तो क्या हुआ? पद। और पद तब बड़ी इकाई क्या है? पदबंध, यानी दो या दो से अधिक पद मिलके। और पदबंध से बड़ी इकाई है उपवाक्य, और उपवाक्य से बड़ी इकाई है वाक्य। उपवाक्य से बड़ी इकाई है वाक्य। तो यहां पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाए भाई, ये भाषा की इकाई है। अगर वो पूछ रहा है भाषा की सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ध्वनि या वर्ण आंसर दोगे। और अगर बात करें ध्वनि यानी भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, वह है वाक्य है भाई, वाक्य है। और अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द, भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई वाक्य कहलाता है। और इस तरह भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन यह चीज एक अलग होगी। हम पढ़ रहे थे शब्द, अब वापस अपने टॉपिक पाओ। परिभाषा क्या बताई थी? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से बनी ध्वनि को शब्द कहते हैं। तो शब्द कहते हैं। अब करेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण नुकैस शब्दों का जो वर्गीकरण करा वो निम्न आधारों पर किया गया है। शब्दों का जो वर्गीकरण किया भाई निम्न आधार पे किया। शब्दों का वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण में छोटी छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें। शब्दों का वर्गीकरण किया। नंबर एक व्याकरण या परिवर्तन की दृष्टि से, व्याकरण या परिवर्तन या प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से। नंबर दो रचना की दृष्टि से, और नंबर तीन उत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, और नंबर चार अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से।
अगर बात करें नुका शब्दों का वर्गीकरण, पहले पढ़का है हम शब्द, शब्द की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और शब्द के बारे में हमने बताया कि जब तक शब्द स्वतंत्र है तब तक वो शब्द है, जब शब्द का प्रयोग वाक्य में करेंगे तो वो वाक्य का पद बनेगा। अब आया विचार कि शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पर किया गया, व्याकरण या परिवर्तन या प्रयोग की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से शब्दों के वर्गीकरण किया गया। भाई अब वर्गीकरण जब कर रहे हैं हम नुका व्याकरण या परिवर्तन की दृष्टि से, व्याकरण या परिवर्तन की दृष्टि से वन बाय वन एक समझते चले जाएंगे। भाई नंबर एक क्या, व्याकरण या प्रयोग, व्याकरण या प्रयोग की दृष्टि से, व्याकरण या प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के दो भेद हैं, शब्दों को दो भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। किया गया है। अब ये दो भाग क्या बताए नुक है, इसकी दृष्टि दो भाग, नंबर एक या नंबर फर्स्ट विकारी शब्द, विकारी शब्द, और नंबर दो अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो शब्दों को जब हम व्याकरण या प्रयोग की दृष्टि से विभाजित कर रहे हैं तो दो भाग बनाए, और दो भागों में भी बताया कि दो भागों में नंबर एक है विकारी शब्द और नंबर दो है अविकारी शब्द। अगर इनकी परिभाषा की बात कर लें विकारी शब्दों की, नुका जिन शब्दों को लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं, यानी विकार का मतलब है परिवर्तन, तो जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्द भी चार प्रकार के हैं। भाई विकारी शब्द भी चार प्रकार के हैं, नंबर क संज्ञा, नंबर ख सर्वनाम, नंबर ग क्रिया, और नंबर घ विशेषण। तो विकारी शब्द कितने प्रकार के, चार, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया भाई। और चार कौन कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी शब्द एक है, कौन सा है भाई, या तो अव्यय या निपात बोल दें। अविकारी की परिभाषा, विकार का मतलब परिवर्तन, अविकारी मतलब परिवर्तन नहीं। नुका जिन शब्दों में लिंग क्रम वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, लिंग कारक वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं जो अव्यय या निपात हैं। ये अपने अलग अलग पूरे पूरे टॉपिक हैं भाई। तो विकारी शब्द चार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों अलग अलग अपने आप में टॉपिक है, ये भी टॉपिक है। तो पहला था प्रयोग की दृष्टि से शब्दों का भेद। नंबर दो पढ़ेंगे भाई, नंबर दो क्या बताया, रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद। एक एक चीज नोट करते रहेंगे भाई, रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद। तो रचना की दृष्टि से शब्दों को तीन भागों में विभाजित किया गया है, तीन भागों में विभाजित किया गया है। रचना की दृष्टि से शब्दों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। जो ये तीन भाग दिए आपके कौन कौन से हैं, नंबर एक यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, नंबर सेकंड रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, और नंबर थर्ड योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो जब हम
रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद की बात कर रहे हैं तो तीन आए, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। रचना की दृष्टि से अलग पढ़ेंगे हम, व्याकरण की दृष्टि से इन भेदों ना अलग पढ़ेंगे हम, वन बाय वन करके सारे अपने आप में ये टॉपिक ही है। नेक्स्ट क्या बता था अभी, नंबर 3, उत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को 5 भागों में विभाजित किया गया है, 5 भागों में विभाजित किया गया है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को क्या भागों में, 5 भागों में विभाजित किया गया है। अगर 5 भाग की बात करें, नंबर फर्स्ट तत्सम, सेकंड तद्भव, थर्ड देशज, फोर्थ विदेशज, और नंबर 5 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आयु, और नंबर 5 संकर शब्द। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के जो भेद बनाए, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 5 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। संकर शब्द भाई अब देखियो ध्यान से, नंबर 4 क्या था, अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से क्या, अर्थ की दृष्टि से शब्दों के निम्न भेद हैं भाई, शब्दों के निम्न भेद हैं। और निम्न भेद में कौन कौन से आए, नंबर फर्स्ट विलोम शब्द, विलोम शब्द, सेकंड पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, और नंबर 6 की अगर बात कर लें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये चीज दी हुई आप तय कि उत्पत्ति की दृष्टि से 5 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। अर्थ की दृष्टि से 6 भेद, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी, एकार्थी और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और जैसे आपने ये चीज पढ़ ली होगी तो दोस्तों ये अपने आप पे में हर एक टॉपिक है। यू भी एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे मिनिमम आओगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक एक करके टोटल 5 क्वेश्चन इस टॉपिक तक बढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक तक बढ़ेंगे, 5 क्वेश्चन इस टॉपिक तक बढ़ेंगे, 2 इस टॉपिक तक बढ़ेंगे। और अगर बात करें भाई यौगिक रूढ़, 1 क्वेश्चन आपका इस टॉपिक तक बनेगा। और अगर इस तरह बात करें तो कम से कम भी 5 क्वेश्चन बनेंगे भाई इस टॉपिक तक। तो अगर बात कर ले मिनिमम की बात कर रहे, 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 5 13,
मिनिमम 13 क्वेश्चन आपके शब्द पे पूछे जाएंगे भाई, मिनिमम की बात कर रहे, वरना मैक्सिमम 20 क्वेश्चन तक यूपीएसआई की अगर बात करें तो हिंदी 40 क्वेश्चनों की है, उन 40 क्वेश्चनों में शब्द में से कम आपके 15 से 20 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। इसलिए शब्द को 1 बाय 1 पढ़ेंगे हम। पहला भेद था शब्द का व्याकरण या प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद, अब यहां से शुरू करेंगे और 1 बाय 1 सारे टॉपिक क्लियर करते चले जाएंगे भाई। और शब्द के 2 भेद बताए, उसमें 2 भेद में क्या बताया, एक विकारी और एक विकारी। तो हम पहले जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं व्याकरण की दृष्टि से या प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद पढ़ रहे हैं भाई। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद, प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद नंबर 1 पॉइंट है भाई। तो प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद, तो इसमें नंबर 1 नंबर फर्स्ट हेडिंग डाल लोगे विकारी शब्द, विकारी शब्द। और विकारी शब्द की परिभाषा लिखोगे क्योंकि डायरेक्ट परिभाषा भी कई बार पूछी गई। क्या जो शब्द लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक, जो शब्द लिंग क्रम वचन कारक या लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं, विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं। और जो 4 प्रकार थे, नंबर 1 या नंबर फर्स्ट संज्ञा, सेकंड सर्वनाम, थर्ड क्रिया और फोर्थ विशेषण। तो पहले विकारी की परिभाषा लिखो, नुकैत जो शब्द लिंग क्रम वचन के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, विकार का मतलब ही परिवर्तन है, परिवर्तित हो जाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। और दूसरा क्या था इसी का कि 2 भागों में जब बैठ रहे थे हम, इनने इसके आधार पर 2 भागों में विभाजित किया, विकारी और अविकारी। अविकारी, विकारी का मतलब परिवर्तन और अविकारी का मतलब जिसमें परिवर्तन न हो। तो परिभाषा लिख लो, हम बोल रहे हैं नुका जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग क्रम वचन के आधार पर, लिंग क्रम या क्रम कह लो या कारक, लिंग कारक वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द जैसे करके लिख दोगे, अविकारी शब्दों के अंतर्गत अव्यय या निपात आते हैं, अव्यय या निपात आते हैं। चलिए भाई अब शुरू करते हैं। विकारी शब्दों में भी पहला जो हेडिंग है अपना संज्ञा, तो नंबर 1 हेडिंग डाल दोगे, टॉपिक का नाम लिखोगे संज्ञा। अब संज्ञा पढ़ेंगे भाई, एक क्वेश्चन मिनिमम पूछा जाएगा भाई, 2 भी आ सकते हैं। तो संज्ञा की अगर बात कर लें तो बचपन तक हम 3री क्लास तक संज्ञा की परिभाषा पढ़ते आए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पहला हेडिंग डाल लोगे संज्ञा और इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगर बात कर ले जैसे
जैसे किसी व्यक्ति का नाम लिख दो राम, किसी नदी का नाम लिख दो गंगा, दिन का नाम लिख दो सोमवार, पहाड़ का नाम लिख दो हिमालय, देश लिख दो तो भी संज्ञा है, और देश का नाम लिख दो भारत तो भी संज्ञा है, आदि। तो संज्ञा की परिभाषा क्या बताई? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण दे दिए राम, गंगा, सोमवार, हिमालय, भारत आदि। वो समझ लेंगे कहाँ किसका प्रयोग हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो संज्ञा की परिभाषा आपने नोट कर ली होगी। अब आप बात करें संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद की बात कर लें भाई। पहले नोट करोगे परिभाषा, परिभाषा लिखाई दी आपने यार। अब है संज्ञा के भेद। कहीं संज्ञा के 5 भेद मिलेंगे, तो कहीं संज्ञा के 3 भेद मिलेंगे, और कहीं संज्ञा के 2 भेद मिलेंगे। इसलिए पढ़ेंगे हम 5 ही भेद। वे कहां 3 और कहां 2 करेंगे प्रयोग, वो चीज समझा दी जाएगी। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आंसर 5 दोगे। अगर पूछे हो आधुनिक दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आधुनिक दृष्टि से संज्ञा के 3 भेद हैं। और अगर बात करें संज्ञा के केवल अगर ना 3 ऑप्शन में ना 5, तो आंसर 2 दोगे। अब 2 कौन से हैं, 5 कौन से और 3 कौन से, वह चीज पढ़ेंगे। तो संज्ञा के हम क्या पढ़ेंगे? 5 भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 ही हैं, अलग अलग विद्वानों के मत, इसलिए हम संज्ञा के 5 भेद पढ़ेंगे। तो संज्ञा के 5 भेद हैं भाई। जब संज्ञा के 5 भेद हैं, तो नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, 5 भेद लिखते रहेंगे। नंबर 6 है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा के कितने भेद बताए? 5। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 या गै कर दोगे, नंबर गै पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर घ की अगर बात कर लें, या चौथा जो संज्ञा के 5 भेद है, व्यक्ति, जाति, पदार्थ और समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और नंबर 5 या डै बोल दो भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद बताए? 5। संज्ञा के 5 भेद हैं, व्यक्ति, जाति, पदार्थ, भाव, समूह या भाववाचक संज्ञा। अब अगर बात कर ले भाई, तो इन्हों कह जाति और व्यक्तिवाचक संज्ञा ने दोनों ने मिलाया के वो व्यक्तिवाचक बोल दे, पदार्थवाचक अलग कर दिया, समूह अलग कर दिया, और भाववाचक संज्ञा अलग कर दी। कभी कभी जब वो 2 भागों की बात कर रहा है भाई, तो 2 भागों की जब वो बात कर रहा है, तो संज्ञा 2 भागों में बांटी उन्होंने। कब? एक यथार्थवाचक, एक यथार्थवाचक संज्ञा, और एक भाववाचक संज्ञा। जब 2 ही भाग बनाए, तो 2 भाग में क्या आया? एक यथार्थवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा। उसका हम जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन समझा रहे हैं जब 2 भागों की बात कर रहा हो। यथार्थ का मतलब जिन चीजों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वे सारी यथार्थवाचक के अंतर्गत चली गई। और भाववाचक के अंतर्गत जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सके, वो भाववाचक के अंतर्गत गई। लेकिन हम सारी पढ़ेंगे 5 की 5, उस चीज ने छोड़ दो आप। संज्ञा के केवल 5 भेद पढ़ेंगे हम। और 5 भेद कौन कौन से हैं? व्यक्ति, जाति, पदार्थ, समूह और भाववाचक संज्ञा। अगर यह चीज नोट कर लियो, तो 1 बाय 1 अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा क्या है, और समूह, भाव, इन अलग अलग डेफिनेशन भी देंगे और इनके उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। तो पहले एक बार इन्हें नोट डाउन कर लोगे, और फिर बढ़ते अगली क्लास, अगली तब नेक्स्ट। अब ये 5 थे, 5 की डेफिनेशन सहित, उदाहरण सहित देंगे हम। तो पहले हम शुरू कर रहे व्यक्ति और जातिवाचक संज्ञा। नंबर क्या थी भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नंबर ख थी जातिवाचक संज्ञा।
और अगर दोनों ने एक साथ समझोगे तो ज्यादा आसानी तक कुछ चीज समझ आऊंगी। तो व्यक्ति और जाति नाम दोनों ने एक साथ ही समझाना की बात कर रहे, और दोनों ने अगर एक साथ समझोगे तो शायद ज्यादा क्लियरिटी आपको आएगी। तो पहली चीज आई व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर परिभाषा की बात कर ले नुके, किसी व्यक्ति जब किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष का बोध कराया जाता है, का बोध कराया जाता है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष का बोध कराया जाता है तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जो सदैव एक वचन, यह चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, जो सदैव एक वचन वह दृश्य रूप में होती है, जो सदैव एक वचन वह दृश्य रूप में होती है। परिभाषा क्या बताई व्यक्तिवाचक की? जब किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष का बोध कराया जाता है तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और एक यह चीज भी इंपॉर्टेंट है, जो सदैव एक वचन में होगी, अर्थात जिसको बहुवचन नहीं बना सकते, केवल एक वचन में प्रयोग करेंगे, और दृश्य रूप यानी जो दिखाई भी देगी। और अगर बात कर लें जातिवाचक की, नुक है जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु की पूरी जाति का बोध कराया जाता है, पूरी जाति का बोध कराया जाता है। पूरी जाति का बोध कराया जाता है। जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराया जाता है वे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इन्हें एक वचन या बहुवचन में बनाया जा सकता है। और ये दृश्य होते हैं, दृश्य बोले तो दिखाई देते हैं, ये दृश्य होते हैं। और इनकी परिभाषा तो ज्यादा यह चीज इंपॉर्टेंट है कि इनका एक वचन और बहुवचन दोनों बनाया जा सकता है और दृश्य रूप होता है। तो पहले इनकी परिभाषा नोट करोगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या बताई? नुकै जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष का ज्ञान कराया जाता है वे व्यक्तिवाचक, और जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध, जब पूरी जाति का बोध तो जातिवाचक, जब व्यक्ति या वस्तु विशेष का बोध वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जाएगा। जैसे अगर बात कर नुकै एक चीज और बताइए, ये सदैव एक वचन में होते हैं और ये सदैव एक वचन या बहुवचन में बनाए जा सकते हैं, और इसी चीज तक पूरी चीज समझ में आएगी। अब उदाहरण समझोगे, क्योंकि वो डायरेक्ट निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह चीज वो हमारे तक पूछेगा, इसलिए यह चीज बड़े ध्यान से समझोगे, इनके उदाहरण समझोगे। अब जैसे कि अगर बात कर ले, छोटी छोटी बातें समझते रहेंगे, दोनों के जैसे साथ साथ लिखवा रहे, हम साथ साथ ही समझा रहे। नुकै जिन शब्दों के द्वारा पूरी जाति का बोध कराया जाता है वे जातिवाचक, और ये एक वचन या बहुवचन में हो सकते हैं, और ये केवल एक वचन में होंगे। जैसे अगर बात कर लें लड़का, यू पूरी जाति है भाई, लड़का,
अगर लड़के की बात करें ना, उस लड़कों को उठाओ तो सभी सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे हैं, क्योंकि पूरी जाति का बोल रहा है। कौन से लड़के की बात है, यानी क्लियर है। तो जब लड़का नाम लिया तो लड़का पूरी जाति की डेफिनेशन दे रहा, पूरी जाति का बोध करा रहा। और लड़कों में जब नाम ले दिया कि राम, तो यू राम व्यक्तिवाचक हो गया और यू लड़का हो गया जातिवाचक। एक पहचान तो या कि यू पूरी जाति ने डिनोट कर रहा है, यू व्यक्ति विशेष की ओर इशारा कर रहा। दूसरी पहचान या ये सदैव या तो एक वचन में या बहुवचन में बनाए जा सकते हैं। तो लड़के का बहुवचन लड़का है, इसका बहुवचन भी बना सके, लड़के या लड़कों भी बना सके, लेकिन राम का बहुवचन नहीं बनेगा, यू सदैव एक वचन में होगा। यंत्र एक चीज और समझा रहे, ध्यान समझोगे। जाति और व्यक्ति के अंतर क्या है। नुके जो पृथ्वी पे जो चीज भी यूनिक है, जो भी वर्ल्ड में पूरे संसार में यूनिक है, उस जैसा कोई और ना हो वो व्यक्तिवाचक, और जिस जैसे और भी हो वो जातिवाचक के अंतर्गत आओगा। यह चीज और याद रखोगे तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। लड़का एक नहीं है, इस जैसे बहुत है। राम एक है, नाम अनेक आदमियों के हो सकते हैं, लेकिन एक जैसा राम दूसरे जैसा नहीं हो सकता, अर्थात उसकी हूबहू शकल मैच नहीं हो सकती, आपकी फिंगर की अंगुलियों के निशान मैच नहीं हो सकते। अर्थात जो चीज यूनिक है, उस जैसा कोई और ना हो वो व्यक्तिवाचक, और जिस जैसा और भी हो वो जातिवाचक के अंतर्गत जाएगा। नंबर एक आ लड़का। ऐसे लड़की एक नहीं है, बहुत सारी हैं भाई लड़की। और लड़की में किसी एक का नाम ले दिया कि गीता, तो गीता नाम हो सके दो या तीन चार लड़कियों के, लेकिन गीता एक जैसी दूसरी नहीं होगी। तो लड़की की बात करें तो जातिवाचक, और गीता की बात करें तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आओगे भाई। लड़की की बात करी। ऐसे नदी शब्द लिख दिया, नदी एक नहीं है, नदी बहुत है, और नदी में लिख दिया गंगा। नदी में क्या लिख दिया, गंगा। तो गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक, और नदी जो शब्द है वो है जातिवाचक। ऐसे देश लिख दिया, देश शब्द जो है जातिवाचक है, क्योंकि इसका बहुवचन भी बना सकते हो देशों, नदी का भी बहुवचन बना सकते हो नदियां, लेकिन इसका बहुवचन नहीं बना सकते। तो देश लिख दिया, तो ऐसे देश का नाम लिखोगे तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चल जाएगा। भारत, पाकिस्तान, किसी भी देश का नाम लिख दोगे, अगर खाली देश शब्द लिखा तो वो जातिवाचक, और देश का नाम लिख दिया तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जाएगा। ऐसे ही पर्वत लिख दिया, तो पर्वत का बहुवचन भी बना सकते हैं, इससे भी पहचान कर सको। और पर्वत एक नहीं है, बहुत है, इसलिए पर्वत में किसी एक का नाम लिख दिया हिमालय, तो यू व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चलेगा भाई। अगर बात कर लें महीना लिख दें, तो महीना जातिवाचक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, किसी एक का नाम लिख दिया तो यू व्यक्तिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है। यह चीज समझाना चाह रहे हैं। अगर बात करें क्या महीना लिख दिया तो जातिवाचक है, और महीनों में किसी एक का नाम लिख दिया तो व्यक्तिवाचक है। पर्वत जातिवाचक है और हिमालय व्यक्तिवाचक है। तो यह चीज समझाना चाह रहे हैं। इन सारे शब्दों का बहुवचन बना सकते हैं, इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, या दूसरी भाषा में कह लो इन जैसे बहुत हैं, लेकिन ये अपने आप में यूनिक है, इन जैसे पृथ्वी पे कोई और चीज नहीं है। और अगर बात कर लें इसी तरीके से, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्वेश्चन आएगा कि फूल, और फूल में लिख दिया गुलाब, तो यह चीज पूछ लाओ कौन सा व्यक्तिवाचक है कौन सा जातिवाचक है। तो ध्यान दोगे, फूल का बहुवचन बना सकते हैं, गुलाब का भी बहुवचन बना सकते हैं, तो फूल जाति होगी और गुलाब उपजाति होगी। ऐसा ना बोल दे कि गुलाब व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा, यह चीज आपकी गलत हो जाएगी। ये चीज भी साथ साथ समझनी पड़ेगी, क्योंकि सब परिभाषा के साथ साथ आप तक क्या समझा रहे हैं हम, कि जो बहुवचन बन सकते हैं वे जातिवाचक के अंतर। फूल का भी बहुवचन बनेगा, इसलिए जातिवाचक होगी। लेकिन गलती कहां कर बैठेंगे कि गुलाब को हम बना देंगे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। नहीं, गुलाब एक नहीं है संसार में, गुलाब एक जैसे कितने, लाल गुलाब, पीले गुलाब, फिर पीले गुलाब और लाल गुलाब को क्या कहोगे, तो यह चीज समस्या उत्पन्न करेगी। तो ये जाति है और ये उपजाति है, न कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह चीज भी एक अलग होगी भाई, ये चीज ध्यान से समझते रहेंगे। ओके, तो बात करें कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक क्लियर होगी शायद। चलिए नेक्स्ट समझा रहे आपसे, पदार्थ या भाव, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। परिभाषा की अगर बात करें, जिन शब्दों के द्वारा यह ज्ञान कराया जाता है, जिन शब्दों के द्वारा यह ज्ञान कराया जाता है
कि यह वस्तु बनी किससे है, जिन शब्दों के द्वारा यह ज्ञान कराया जाता है कि यह वस्तु बनी किससे है, उन्हें पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अगर बात कर लें द्रव्यवाचक संज्ञा नु क्या, ये ठोस, द्रव व गैस, ठोस, द्रव व गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ठोस, द्रव व गैसीय अवस्था में पाई जाती है। पहले तो परिभाषा समझोगे। नुका जिन शब्दों के द्वारा यह ज्ञान कराया जाता है कि कोई वस्तु बनी किससे है, उसे कहते हैं पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण के लिए अगर समझ लें, अगर बात कर लें हम गेट, तो गेट किसका बना, लकड़ी, तो लकड़ी आपकी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा है। अगर बात करें ये मार्कर किससे बना है, तो ये किससे बना इसका ज्ञान करा रहा है वो शब्द प्लास्टिक, तो प्लास्टिक द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा है। और अगर बात कर लें आपका कोई भी चीज, खिड़की किससे बनी, लोहा, तो लोहा आपका द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा है। अर्थात जिन शब्दों के द्वारा इस चीज का ज्ञान कराया जाता है कि कोई वस्तु बनी किससे है, उन शब्दों को हम पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा तीन अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस। वैसे आज 5 अवस्था है कि प्लाज्मा और बोस्ट आइंस्टीन कण भी आपके इसमें लिए जाते हैं, लेकिन 3 ही आपका काम चल जाएगा। तो ये 3 अवस्था कौन कौन सी है, नुका जो ठोस रूप में है वे, जो द्रव रूप में है वे, और जो गैसीय अवस्था में है वे, तीनों सारी चीजें मिलकर पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे उदाहरण लिख लेंगे भाई। जैसे उदाहरण की अगर बात कर लें तो जो ठोस है, ठोस के अंतर्गत सभी धातु और अधातु आती है। सभी धातु व अधातु, जितनी भी धातुएं हैं और अधातुएं हैं वे सब ठोस के अंतर्गत आती हैं। और वो जब ठोस हैं तो किसके अंतर्गत चले गए, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगर बात कर लें धातु, लोहा, चांदी, सोना, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब क्या है, धातुएं। और अगर ये धातु है तो कहां जाएंगे, ठोस है, ठोस है तो किसके अंतर्गत गई, पदार्थवाचक के अंतर्गत। और अगर अधातु की बात कर लें, क्या, प्लास्टिक, लकड़ी, मिट्टी, ये अधातु हैं। और ये अधातु किसके अंतर्गत आऊंगी, सभी धातु और अधातु मिलकर ठोस के अंतर्गत। और ठोस जो आएगा वो पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर पूछ ले डायरेक्ट निम्न में से कौन सा पदार्थवाचक संज्ञा है, तो इनमें तो जो भी आंसर देंगे वो ऑप्शन में मिलेगा। या फिर निम्न में से कौन सा पदार्थवाचक संज्ञा नहीं है, वो भी मिलेगा। तो जितनी भी ठोस है वे चाहे धातु हो चाहे अधातु, वे शब्द क्या हैं, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ऐसे ही द्रव, जितनी भी चीज लिक्विड फॉर्म में है, अर्थात जिनमें बहने का गुण है, जैसे पानी बहा सकते हैं, पानी में भी बहने का गुण है, तेल भी बहा जा सकता है। ऐसे ही जो भी लिक्विड फॉर्म में है, द्रव्य अवस्था में है, वे सारे भी पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे। जैसे तेल, घी, लस्सी आदि। घी, लस्सी, दही, पानी आदि। बात कर ले गैसीय अवस्था में, तो जितनी भी गैस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी ये गैस हैं, ये भी कहां किसके अंतर्गत जाएंगी, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगी। तो पदार्थवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा आपने बताई, जिन शब्दों के द्वारा इस चीज का ज्ञान कराया जाता है कि कोई वस्तु बनी किससे है, वे पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। और ये 3 भागों में पाई जाती है, 3 रूपों में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। और इनके उदाहरण आप लिख लोगे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, या अगली टाइप की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया था, समूहवाचक संज्ञा। क्या दिया भाई, समूहवाचक संज्ञा।
और अगर बात कर लें समूहवाचक संज्ञा की, तो समूहवाचक संज्ञा में क्या बता नु कह जिन शब्दों के द्वारा व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराया जाता है, समूह का बोध कराया जाता है। जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराया जाता है वे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो जो शब्द व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराएं वे समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे व्यक्ति समूह की अगर बात कर लें, समूह का मतलब है जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति एक जगह मिलेंगे और उसका नाम जो दोगे उस नाम समूहवाचक बोलेंगे। जैसे परिवार, तो दो या दो से अधिक सदस्य जब मिलकर बनेंगे तो वे एक ही परिवार के हैं, तो परिवार जो शब्द है वो समूहवाचक है। जैसे सभा, जहां दो से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे हो गए वहां क्या बन गया, सभा। ऐसे ही समिति बना दी तो समिति क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। सेना क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। सेना क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से मेला क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। तो देखियो जानते हैं जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह दिखाई देगा उसका नाम दे सके हम क्या, समूहवाचक संज्ञा। जैसे परिवार, सभा, समिति, कक्षा, मेला आदि ये शब्द जो हैं वे आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ऐसे ही वस्तुओं का समूह, जहां दो या दो से अधिक वस्तुएं मिलेंगी और उसका नाम जो दिया जाएगा वो वस्तुओं का समूह कहलाएगा, लेकिन वो भी समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। जैसे अगर बात कर ले गुच्छा, चाबियों का गुच्छा बोल देंगे। बंडल, लकड़ियों का बंडल। ढेर, पत्थरों का ढेर बोल देंगे। तो ये जो शब्द है जहां दो या दो से अधिक वस्तुएं होने का ज्ञान प्राप्त होता है, इन शब्दों से हमने पता लग रहा है यहाँ दो या दो से ज्यादा चीजें हैं, इसलिए ये शब्द क्या कहलाएंगे, समूहवाचक शब्द। और समूहवाचक चाहे वो व्यक्तिवाचक समूह है या वो जाति वस्तुवाचक समूह है, वे सब के सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही जाएंगे। तो उदाहरण के तौर पर भी लिख लेंगे और परिभाषा भी नोट कर लेंगे। जब वर्कशीट आएगी आपकी, अभ्यास प्रश्न कराए जाएंगे, तब आपने एक चीज याद करके रखनी है। उस टाइम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर करोगे पहले, तब आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए बात कर लें घ की, यानी 5 प्रकार की संज्ञा थी और 5वीं है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। और अगर बात करें संज्ञा की, तो संज्ञा में अगर 2 क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन 100% भाववाचक ही आएगा। यानी 5 टाइप है संज्ञा के और 5 में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपकी वो भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा की अगर बात कर लें कि भाववाचक संज्ञा क्या है, तो दोस्तों समझेंगे जिन शब्दों के द्वारा गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि का बोध कराया जाता है। जिन शब्दों के द्वारा गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि का बोध कराया जाता है, बोध कराया जाता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है भाई, पहले परिभाषा नोट करोगे। जिन शब्दों के द्वारा गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि का बोध कराया जाता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बात करें गुण दोष की, जैसे करके लिखोगे, जैसे जैसे मैं गुण और दोष दोनों ले रहे भाई, गुण और दोष। अच्छाई भाववाचक संज्ञा, बुराई भी भाववाचक संज्ञा, भले ही दोष हो अलग चीज है। अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बेईमानी, ये जो गुण और दोष के कारण उत्पन्न हुई, अच्छाई कहाँ आता है अच्छे थे, बुराई कहाँ आता है बुरे थे, ईमानदार थे ईमानदारी, और बेईमान थे बेईमानी। तो ये भाव है नु क्या, किसी व्यक्ति तक अगर हम अच्छा बोल रहे तो किसकी वजह से बोल रहे, वे गुण भाव जो उसका अच्छा प्रतीत करा रहे, और वे गुण भाव है उसकी अच्छाई। किसी तरह हम बुरा व्यक्ति बोल रहे तो बुरा बोलने के पीछे जिन गुण और भाव का रोल है वो है उसकी बुराई। तो ये है गुण और भाव है, ये गुण या दोष है जिसके आधार पर हम व्यक्ति ने निर्धारित कर रहे हैं। तो अच्छा तो हो जाएगा विशेषण, लेकिन अच्छे से जो बनी वो अच्छाई या हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। बुरा हो जाएगा विशेषण और बुराई हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। ईमानदार हो जाएगा विशेषण और उसकी ईमानदारी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। ये गुण दोष। अगर भाव की बात कर लें तो भाव में क्या आया, नु कह एक चीज और नोट करेंगे इसमें, एक चीज और नोट कर लेंगे परिभाषा में, नु कह जो हमें दिखाई नहीं देती या दृश्य रूप में होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते या अदृश्य रूप में होते हैं, नहीं देते, केवल महसूस होते हैं, केवल महसूस होती हैं, तो भाववाचक संज्ञा की बात करें, परिभाषा तो आपने नोट कराई दी थी, अगर यह चीज और कर लोगे तो और भी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएंगे। हम ना, कोई बुरा व्यक्ति है तो वो व्यक्ति दिखाई दे सके, व्यक्ति बुरा है तो वो विशेषण है, लेकिन उसकी कोई बुराई है तो उस बुराई ने ना छू सकते, ना देख सकते, ना नाप सकते, ना तोल सकते। और यही चीज करे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, नुका जिनको हम जो चीज हमें ना दिखाई दे, ना हमें उसे तोल सकते, ना नाप सकते, वे सारे शब्द भी भाववाचक के अंतर्गत ही जाएंगे। जिन शब्दों को ना तो हम देख सकते, यानी जिन चीजों को ना देख सकते, ना छू सकते, ना तोल सकते, इन चीजों को भी हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। और गुण दोष आए ऐसे ही भाव, भाव बोले तो प्रेम, प्रेम भाव है तो प्रेम क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। घृणा क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। प्रेम क्या है, भाववाचक संज्ञा, और घृणा भी क्या है, भाववाचक संज्ञा। हम किसी तक कितना प्रेम कर रहे हैं, 1 किलो 2 किलो या 1 मीटर या 2 मीटर, इस चीज नाम नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकें, इसलिए प्रेम, घृणा ये शब्द कहाँ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही जाएंगे भाई। ऐसी बात कर लें अवस्था की, अवस्था, अवस्था किसकी बात कर रहा है, ध्यान दोगे, अवस्था का मतलब है बुढ़ापा। तो बूढ़ा क्या है, बूढ़ा है विशेषण, और जिस कारण हम उसका बूढ़ा बोल रहे हैं वो गुण और भाव है बुढ़ापा। कोई आदमी युवक है, यौवन है उस पे, तो यौवन किसके कारण बोल रहे हैं, उसकी युवक पने की वजह से, तो युवक से बनेगा, युवक जो होगा वो होगा आपका विशेषण, और युवक जिस गुण भाव की वजह से बोल रहे हैं वो इसका यौवन हो जाएगा भाई, यौवन हो जाएगा। ऐसे बुढ़ापा जो शब्द है वो भाववाचक शब्द है, और युवक के अंतर्गत जो गुण भाव है वो यौवन है, इसलिए यौवन एक भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों को या जिन शब्दों के द्वारा गुण, भाव, अवस्था, अवस्था आदि का हम बोध कराते हैं वे शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाते हैं। ये सदैव अदृश्य रूप में होते हैं, दिखाई नहीं देते, इन्हें हम न नाप सकते, न तोल सकते, न देख सकते, केवल महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इनके उदाहरण और भी पढ़ेंगे हम, बड़े ध्यान से समझते रहेंगे। अब चीज आई या तो थी भाववाचक संज्ञा, अब आवेगा, ध्यान दोगे, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, अब तक हमने परिभाषा और उदाहरण पढ़े, भाववाचक संज्ञा का निर्माण पढ़ेंगे अब। और ये टॉपिक पूरी संज्ञा में
पांचों का उदाहरण अलग है, पांचों संज्ञा और यू भाववाचक संज्ञा का निर्माण अलग है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम 5 प्रकार से कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा का जब निर्माण करेंगे हम 5 प्रकार से करेंगे। कैसे कैसे करेंगे नु क्या? भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम संज्ञा से भी कर सकते हैं, संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनेगी। सर्वनाम से भी इसका निर्माण करोगे, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनेगी। क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनेगी। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनेगी और अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका एडिंग लास्ट का कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से, संज्ञा से भी भाववाचक बनेगा, सर्वनाम से भी, क्रिया से भी, विशेषण से भी और अव्यय से भी भाववाचक का निर्माण होगा। कैसे होगा वो चीज समझेंगे। पहला एडिंग है संज्ञा से भाववाचक का निर्माण। भाववाचक संज्ञा से जब जब संज्ञा से निर्माण कर रहे हैं हम भाववाचक का, तो संज्ञा में भी एक तो जातिवाचक संज्ञा से, एक तो जातिवाचक संज्ञा और एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। जाति व व्यक्तिवाचक संज्ञा। जाति व व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण पढ़ रहे भाई हम। और पहला हेडिंग डाल दिया हमने कि जो संज्ञा है, संज्ञा में भी किस किस का? जातिवाचकते और व्यक्तिवाचकते भी हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। और पहला हेडिंग अगर जातिवाचक की बात करें तो जातिवाचक से भाववाचक, और यू ही लिख लेंगे जातिवाचक टू भाववाचक भी। भाववाचक यू लिख लें, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक की बात कर ले अगर हम, नंबर 1 लड़का, तो लड़का जातिवाचक है लेकिन उसके लड़का होने का भाव लड़कपन है, तो ये लड़कपन भाववाचक संज्ञा है। अगर बात कर ले माता, तो माता जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि इसका बहुवचन भी बना सकते हैं, और जिस गुण धर्म के कारण उसे माता बोला वो है उसका मातृत्व, तो मातृत्व भाववाचक संज्ञा है। और इसी तरह यह चीज ध्यान रखेंगे, जिस भी शब्द के अंत में तव मिलेगा वे शब्द भाववाचक के अंतर्गत मिलेंगे। जब अभ्यास प्रश्न करोगे ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ऐसे ही पिता लिखोगे तो पितर्थ हो जाएगा, पिता लिखोगे तो पितर्थ हो जाएगा। ये भी आपकी भाववाचक संज्ञा है। ये जातिवाचक संज्ञा थे, हम क्या कर रहे? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रहे। जातिवाचक संज्ञा से हम किसका निर्माण कर रहे भाई? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रहे। ऐसे ही अब क्या बताया? व्यक्तिवाचक से भी, तो व्यक्तिवाचक टू भाववाचक, व्यक्तिवाचक तक किसका निर्माण करेंगे? भाववाचक का। जब व्यक्तिवाचक, देखिए ऐसे ही जातिवाचक का हमने निर्माण करा, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, या तो ये शब्द दे देगा मातृत्व में कौन सी संज्ञा है, तो मातृत्व में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। या फिर वो क्वेश्चन पूछेगा मातृत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है का निर्माण किससे हुआ है, तो मातृत्व का निर्माण किससे हुआ है? माता, और माता क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इस तरीके से भी वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। जब अभ्यास प्रश्न में कैसे कैसे इंत प्रश्न आवेंगे वो भी कराए जाएंगे। केवल आपके चैप्टर पढ़ने मात्र से ही क्वेश्चन करने का तरीका नहीं पता लगता, इसलिए पहले चैप्टर याद करो और कैसे कैसे इस पर अभ्यास प्रश्न बनेंगे वे हम आपको सिखाएंगे। अब व्यक्तिवाचक तभी नुका भाववाचक का निर्माण होगा। जैसे व्यक्तिवाचक की अगर बात करें नुका गांधी, अगर कहीं गांधी लिख रहा तो गांधी क्या था? एक व्यक्ति का नाम, और व्यक्ति गांधी तक बना गांधीवाद। गांधी तक क्या बना भाई? गांधीवाद। तो गांधीवाद जो शब्द है ये कौन सा है? भाववाचक के अंतर्गत जाएगा। और बना किस था? गांधी, और गांधी थी व्यक्तिवाचक। ऐसे ही हिटलर जो था, हिटलर, हिटलर एक व्यक्ति का नाम था इसलिए व्यक्तिवाचक, और हिटलर शाही,
हिटलर शाही, वो गुण भाव जो हिटलर प्रयोग करे था, तो हिटलर शाही भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा भाई। ऐसे नेहरू, तो नेहरूवाद कर दोगे, तो नेहरू शब्द व्यक्तिवाचक है, लेकिन नेहरूवाद में गुण भाव जो नेहरू के थे वो नेहरूवाद आओगा, और गुण भाव है इसलिए वो भाववाचक के अंतर्गत जाएगा। तो कैसे कैसे जाति तय भाव और व्यक्ति तय भाववाचक का निर्माण कर रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। अब है सर्वनाम से भाववाचक का निर्माण। किससे भाई? सर्वनाम से भाववाचक का निर्माण करना सीख रहे भाई। सर्वनाम से, सर्वनाम कौन से हो गए? देखियो, मम हो गया सर्वनाम, निज हो गया सर्वनाम, अपना हो गया सर्वनाम, आप हो गया सर्वनाम, ये सर्वनाम है। जब सर्वनाम पढ़ोगे वहां पता लग जाएगा क्या है। सर्वनाम है मम, मम से जो बनेगा ममता, तो जिसके भी लास्ट में, यह भी चीज समझोगे, जहां भी लास्ट में ता का प्रयोग कर देगा वो भाववाचक के अंतर्गत जाएगा। जैसे अभी समझाया है, तो मिलेगा लास्ट में तो भी भाववाचक के अंतर्गत, और ता मिलेगा तो भी 99% आपका भाववाचक शब्द के अंतर्गत ही जाएगा। ऐसे निज लिखा तो निज का भाववाचक बनेगा निजता, तो क्वेश्चन दे देगा निजता में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। निजता बना किससे है? निज से, और निज क्या था? सर्वनाम। तो निजता शब्द में भाववाचक संज्ञा है का निर्माण किससे हुआ है? ऑप्शन में दीजिएगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तो आंसर दोगे सर्वनाम। ऐसी अपना, अपना क्या हो जाएगा? अपने का भाववाचक अपनापन, अपनापन हो जाएगा भाई। ऐसे ही आपका हो जाएगा आपा, वो ये भाववाचक बन गए भाई। तो ये सर्वनाम थे, जब सर्वनाम पढ़ोगे वहां पता लग जाएगा क्या क्या सर्वनाम हो, उन सर्वनाम का हम भाववाचक बना रहे भाई। और नेक्स्ट है क्रिया से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया से भाववाचक का निर्माण। अब क्रिया क्या हो? भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्रिया की बात कर लें, परिभाषा भी आगे चल कर पढ़ोगे आप। जिन शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। और क्रिया के लास्ट में ना प्रत्यय मिलेगा भाई। क्रिया के लास्ट में क्या मिलेगा? ना प्रत्यय। जैसे उड़ना, तो ना है लास्ट में, उड़ना क्रिया है, इसका जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो उड़ान बनेगी। क्या बनेगी? उड़ान। दौड़ना, दौड़ना क्रिया है और दौड़ बनेगी भाववाचक संज्ञा। दौड़ क्या बनेगी? भाववाचक संज्ञा। ध्यान दोगे, थकना क्रिया है और थकना तय थकावट बनेगी, थकावट या थकान, ये भाववाचक संज्ञा है। थकना क्या थी लास्ट में? ना, और ये जिसके भी लास्ट में ना है क्रिया है, क्रिया भाववाचक संज्ञा बना रहे। तो उड़ना तो बनेगी उड़ान, भाववाचक संज्ञा है। दौड़ना क्रिया थी, दौड़ भाववाचक संज्ञा है। थकना क्रिया है, इससे थकावट या थकान बनेगा, ये भाववाचक संज्ञा है। छूटना, छूटना तो बनेगा छूट, और छूट भाववाचक संज्ञा है। चुनना, और चुनना तो बनेगा चुनाव, ये भाववाचक संज्ञा है। इस तरीके से हम भाववाचक संज्ञा पढ़ते हैं भाई। और आप ज्यादा से ज्यादा उदाहरण के लिए अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक उदाहरण में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें आपसे पीडीएफ शेयर कर देंगे संज्ञा की, उस तक ज्यादा से ज्यादा उदाहरण कंप्लीट करके आओगे तब आप अभ्यास प्रश्न करके कर आओगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, उसे ज्वाइन कर ले, तब मिलते हैं। चलिए, क्रिया से भी हो गया भाई। अब क्रिया के बाद अगर बात करें, विशेषण से भी भाववाचक का निर्माण होगा। किससे? विशेषण से भी। अब विशेषण क्या है? जैसे अब तक हमने पढ़ा नहीं, लेकिन छोटी सी बात तो समझ लेंगे। नुक है, जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण बताए जाते हैं, गुण दोष बताए जाते हैं। तो संज्ञा की, यानी परिभाषा अगर बात करें, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। या दूसरी भाषा में समझ लो, व्याकरण की दृष्टि ने भी छोड़ दो, नुक है, जिन शब्दों के बाद व्यक्ति या वस्तु लगा सकें वे सारे शब्द विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे विशेषण की बात कर ले, अच्छा, अच्छा के बाद लिख सकोगे, देखियो अच्छा व्यक्ति, इसलिए अच्छा क्या है? विशेषण। और अच्छा जिस गुण भाव के कारण उसका अच्छा बोल रहे वो है अच्छाई, तो अच्छाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। बुरा क्या है? बुरा के बाद लिख सके बुरा व्यक्ति, और जब बाद में व्यक्ति लगा सके तो ये है विशेषण। और जिस गुण धर्म के कारण उसका बुरा बोल रहे वो है बुराई, और जो बुराई है वो भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही कोई लंबा है
कोई व्यक्ति लंबा है तो लंबा व्यक्ति लिख सकें, और जिस गुण धर्म के कारण उसका लंबा बोल रहे हैं हम, वो क्या है, उसकी लंबाई। ऐसे ही मोटाई, चौड़ाई, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा ही है। जैसे लाल, जितने भी रंग हैं वे सब भाव विशेषण है, और लाल जिस गुण धर्म के कारण उसका लाल बोल रहे हो, गुण धर्म है उसका लालिमा। हरा जिसका बोल रहे हो, हरा क्या है, गुण धर्म इसका क्या है, जिस गुण धर्म के कारण इस हरा बोल रहे हो, गुण धर्म है हरियाली। हरियाली। जैसे पीला लिख रहा, तो जितने भी रंग हैं सब विशेषण है, और पीला किस गुण धर्म के कारण बोले जाए, उसका है पीलापन, और पीलापन जो गुण धर्म है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो आपके भाववाचक विशेषण से भाववाचक का हम निर्माण कर चुके हैं, ऐसे हम विशेषण से भाववाचक शब्द बनाएंगे। और लास्ट है अव्यय। अव्यय से भाववाचक शब्द, अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय क्या है, क्या दूर जो शब्द है, निकट जो शब्द है, ये शब्द अव्यय है, दूर या निकट। तो दूर से बनेगा दूरी, दूरी भाववाचक है, जिस गुण धर्म के कारण बोल रहे हैं वो दूर है, वो भाववाचक संज्ञा। निकट है कोई तो वो निकटता के कारण बोल रहे हैं, उसकी निकटता उसकी भाववाचक संज्ञा है। तो किससे हम इसका निर्माण कर रहे हैं, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से, अव्यय से। इसलिए भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से किया गया। कैसे कैसे निर्माण करा वो भी, और ज्यादा से ज्यादा उदाहरण के लिए आप तो बता टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, हम उसमें पीडीएफ डाल देंगे, इनके ज्यादा से ज्यादा उदाहरण आपको वहां देखने को मिलेंगे भाई। चलिए अब एक चीज और नोट करेंगे भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा नुक है भाववाचक संज्ञा का बहुवचन रूप। जब भाववाचक संज्ञाएं, जब भाववाचक संज्ञा को यक्का लिख दो, भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जाता है, भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जाता है, तो वह जातिवाचक के अंतर्गत चली जाती है। भाववाचक संज्ञा का बहुवचन रूप जातिवाचक के अंतर्गत चली जाती है, तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ऐसे कर दो नुका, जब हम भाववाचक का बहुवचन रूप बनावेंगे तो वो जातिवाचक बन जाएगा। जैसे बात कर लें बुराई, तो बुराई भाववाचक संज्ञा है, और बुराइयां जातिवाचक हो जाएगी भाई, और बुराइयां जातिवाचक हो जाएगी। जैसे वो कह सके कि राम, यानी राम की जगह कोई और ले लो, कि राजकुमार में बुराइयां भरी पड़ी हैं, तो यहाँ बुराइयां जातिवाचक होगी। राजकुमार में अच्छाइयां भरी पड़ी हैं, तो अच्छाइयां यहाँ भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। अच्छाई भाववाचक है, अच्छाइयां जब वो बहुवचन में बनेगी तो वो क्या बनेगी, जातिवाचक। यह चीज भी नोट कर लेंगे कि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन रूप जातिवाचक कहलाता है, जातिवाचक कहलाता है। और एक चीज और नोट करेंगे, ध्यान से समझियो भाई, नुक है जब हम व्यक्तिवाचक शब्द का प्रयोग, व्यक्तिवाचक शब्द का प्रयोग पूरे समूह के लिए करते हैं, पूरे समूह के लिए करते हैं, तो व्यक्तिवाचक शब्द जातिवाचक, व्यक्तिवाचक शब्द जातिवाचक बन जाता है, जातिवाचक बन जाता है। आई की बात समझो भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग रुका जब पूरे समूह के लिए कर देंगे हम, वो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। कब कब व्यक्तिवाचक शब्द जातिवाचक बनेगा, लिखोगे हमारे देश में, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है।
तो जयचंद जो शब्द था वो व्यक्तिवाचक था, किसी व्यक्ति विशेष की ओर इशारा कर रहा था, नाम था। लेकिन जयचंदों की कमी नहीं है हमारे देश में जयचंद। तो जयचंद मतलब उन धोखेबाजों की बात कर रहे हैं हम। तो जयचंद जितने भी धोखेबाज हैं उन सबको क्या करा, एक जाति बना दी जयचंदों के रूप में। तो जयचंद शब्द था तो व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ रूप ले लिया उसने जातिवाचक का। क्यों? क्योंकि जयचंद उन सभी धोखेबाजों को सब बोल रहे हम जो धोखेबाज हैं। जयचंद की बात सुनी होगी तो पृथ्वीराज चौहान जिसके कारण हारे थे युद्ध में, वो जयचंद ही था जिसने गोरी का साथ दिया था। ऐसे ही बोले कि इन धोखेबाजों का सारा समूह किस तरह निरूपित कर दिया, जयचंदों का समूह कहलाया। तो जयचंद था व्यक्तिवाचक और बन गया जातिवाचक। और लिख सके भारत में आज भी बहुत हरिश्चंद्र हैं। भारत में आज भी बहुत हरिश्चंद्र हैं। यहाँ हरिश्चंद्र एक शब्द है लेकिन वो व्यक्तिवाचक था। जब नाम होगा तो व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ व्यक्तिवाचक नहीं, वो जातिवाचक का प्रयोग हो रहा, क्योंकि भारत में आज भी हरिश्चंद्र, बहुत हरिश्चंद्र है। तो हरिश्चंद्र का मतलब है जो सच्चाई बोलते हैं। हरिश्चंद्र कौन थे? जो सच्चे व्यक्ति थे, सच्चा राजा था। ऐसे ही जितने भी सच बोलने वाले हैं वे किस में टेक दिए, हरिश्चंद्र का एक समूह बना, और जो सत्यवादी थे। वैसे तो ये नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक था, लेकिन यहाँ जाति में इसका प्रयोग हो रहा है भाई। तो संज्ञा आप लोगों से एक टॉपिक करा दिया गया है। जब तक अभ्यास प्रश्न पूरे ना हो जाए तब तक आपका कोई भी टॉपिक पूरा नहीं माने जाएगा। लेकिन उससे पहले आप एक बार नोट्स बना के ना याद जरूर कर लें उदाहरण सहित, ताकि अभ्यास प्रश्न चलते टाइम और लगभग 70% प्रश्न आप कवर कर पाओगे। 30% जो नए क्वेश्चन या मतलब छांट के बनाए जाएंगे उन्हें आप कवर करने के लिए रेडी रहो। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।